हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट पर आपको आपके कोर्सेज के अकॉर्डिंग क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। सो आज की जो हमारी क्लास है वो पॉलिटिकल ऑनर्स फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की जो सेकंड सब मेन कोर है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया, उस पर है। और आप लोगों को पता है कि इसकी 2 यूनिट्स कंप्लीट हो चुकी हैं। सो आज की क्लास में हमने 3rd यूनिट स्टार्ट कर दी है, क्योंकि अब आपके पेपर में टाइम बहुत कम रह गया है। तो इसलिए जो सब्जेक्ट सबसे पहले कंप्लीट हो जाता है वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। इसकी 2 यूनिट कंप्लीट हो चुकी थी, दैट्स वाई मैंने इसकी 3rd यूनिट आगे कंटिन्यू कर दी है। ठीक है, इसको 2 टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है। एक तो संघवाद फेडरल है और एक पंचायत है और नगर पालिका है, म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायत। ठीक है, ये वाली चीज़ें आपको मैं इसमें पढ़ाऊंगी। आज की क्लास में हम सिर्फ संघवाद पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम पंचायत और नगर पालिका कंप्लीट कर लेंगे, आपकी 3rd यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, सो अगेन मैं आप लोगों को बता देती हूँ स्टूडेंट्स, आई एम रियली सॉरी, काफ़ी डेज़ के बाद ये क्लास अपलोड हो रही है बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज़। डोंट वरी, अब आपकी क्लासेस रेगुलर अपलोड होंगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन, परिचय। देखो, संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है। संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया को स्टेट्स का एक फेडरल के रूप में माना जाता है। और संविधान निर्माताओं की जो मंशा है वो भारत के संघात्मक व्यवस्था, जो फेडरल सिस्टम है, उसकी स्थापना करना थी। लेकिन संविधान में कहीं भी संघ शब्द का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया गया है। ये बात आप माइंड में रखिएगा कि उनकी एक तरीके से ये था तो कि हाँ, ये शब्द आना चाहिए, लेकिन संघ जो वर्ड है, फेडरल जो वर्ड है, उसका प्रयोग, उसका यूज़ कहीं पर भी नहीं किया गया है। और संघ का स्थान पर राज्यों का संघ शब्द के प्रयोग का जो स्पष्टीकरण देता है वो प्रारूप समिति, जो आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। उन्होंने संविधान सभा में कहा कि ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा, प्रारूप समिति के द्वारा इस शब्द का प्रयोग ये स्पष्ट करने के लिए किया गया है कि अगर भारत एक संघ राज्य है, लेकिन संघ राज्य किसी भी प्रकार से राज्यों के पारस्परिक समझौते का परिणाम ना होने के कारण किसी भी राज्य को संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं है। ठीक है, ये बात यहाँ पर इन्होंने साफ साफ बता दी है। अब इसके बाद बात आती है आपकी भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण, कि संविधान के जो फेडरल सिस्टम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या है। ठीक है, देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो संघ और तंत्र है, जिसकी वजह से राज्य की सारी जो पावर्स है उनका विभाजन 2 प्रकार की सरकारों के मध्य में हो जाता है। ये 2 सरकार केंद्र और राज्य, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। और AV डाइसी एक फिलोसफर हैं, उन्होंने बोला है कि संघात्मक राज्य एक ऐसी राजनीतिक रचना है जिसमें राष्ट्रीय एकता और शक्ति, प्रदेशों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए दोनों में सामंजस्य स्थापित किया जाता है। ठीक है, AV डाइसी को आप स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर 2nd ईयर 3rd सेमेस्टर में पढ़ोगे, जो आपका एक सब्जेक्ट है योर लॉ योर राइट्स। उसमें उन्होंने अपनी योर लॉ योर राइट्स में थ्योरीज लिखी हैं। ठीक है, सो आप उसमें पढ़ोगे कि क्या लिखा है इन्होंने, क्या नहीं करा है। सो आपको इसमें AV डाइसी ने ये बताया है कि जो फेडरल स्टेट्स हैं वो एक ऐसी पॉलिटिकल फिलॉसफी है जिसमें एक जो नेशनल एकता बनाते हैं, यूनिटी होती है और पावर होती है, और प्रदेशों के जो अधिकार हैं उनकी रक्षा करते हैं, और दोनों में एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग बनाने का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करते हैं। किसमें? सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में। ठीक है, अब भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण और अलग अलग हैं, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला है संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें डाइसी बोलते हैं कि एक संघीय राज्य अपना जो रियलिटी है, अस्तित्व है, उस लेख पत्र से प्राप्त करता है जिसके द्वारा उसकी स्थापना हुई हो। संघीय राज्य में लिखित संविधान सर्वोच्च कानून होता है और संविधान के लिखित स्वरूप से संघीय मामलों में मतभेद होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। साधारण कानून जो है उनकी तुलना में लिखित संविधान एक टेम्पररी जैसा होता है। और अमेरिकी संविधान की भांति अगर भारतीय संविधान में ये घोषित नहीं किया जाता है कि संविधान सर्वोच्च होगा, लेकिन फिर भी भारतीय संविधान इस देश का लिखित सर्वोच्च कानून है। ठीक है, ये बात इसमें बताई गई है। दूसरा है स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय, इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि भारतीय संविधान के संरक्षक के जो रूप में कार्य करने के लिए एक स्वतंत्र सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या की गई है। सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले आपको कार्यपालिका में पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय, संविधान के द्वारा एक सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट और एक स्टेट में जो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है उसकी
भी व्यवस्था की गई है जिन्हें उन कानूनों की अवैधानिक घोषित करने का अधिकार हो जो संविधान के विरुद्ध है। मतलब ये बताया गया है कि स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय एक संघात्मक लक्षण में सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं कि जो अवैधानिक है, जो संविधान में नहीं है, संविधान के विरुद्ध है, उसको गलत ठहरा सकें। ठीक है। तीसरा है संशोधन प्रणाली, रिवीजन सिस्टम। रिवीजन सिस्टम में क्या है कि भारतीय संविधान में जो संशोधन प्रणाली है वो संघीय प्रक्रिया के अनुरूप है और संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति के सामने उनकी परमिशन के लिए ये सामने रखना पड़ने, मतलब इसको रखने से पहले कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के द्वारा स्वीकृति प्राप्त करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि आधे जो पूरे राज्य हैं इंडिया के, उनमें से आधे राज्यों के विधानमंडल उनकी परमिशन लेनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। फोर्थ है शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन में क्या होता है, देखो शक्तियों के विभाजन में ये 3 तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। शक्तियों के विभाजन में कोई भी संघ भारतीय संविधान द्वारा एक संघ या राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन किया जा सकता है, किसी भी संघ। ठीक है। देखो संविधान की जो इस अंश का निर्माण कनाडा के संघ प्रेरणा से हुआ था। कनाडा की संघीय प्रणाली आप नेक्स्ट ईयर में पढ़ोगे कि इसकी संघीय प्रणाली कैसी है कैसी नहीं है। उसके साथ साथ इन्होंने ये बोला है कि एक समवर्ती सूची जो है, कॉन्करेंट लिस्ट जो है, वो एक मतलब उसके साथ जोड़ दी गई है जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान की देन है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारा संविधान जो है अलग अलग देशों से लिया गया संविधान है जिसमें अपने और चीज़ें ऐड ऑन करके उसको अच्छा करके बना दिया है। शक्ति विभाजन 3 सूचियों के आधार पर होती है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में 97 टॉपिक्स हैं और ये मतलब तीनों सूचियों में सबसे ज़्यादा विशाल और वास्ट सूची मानी जाती है। इसका जो प्रमुख विषय है वो विदेशी कार्य, युद्ध में शांति, डाक तार विभाग, बेतार और ये दूरभाषा संचार, विदेशी जो मुद्रा होती है, भारत का रिजर्व बैंक है, इन सबको एक सूत्रता प्रदान करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। दूसरा है राज्य सूची। स्टेट लिस्ट क्या बोलती है, स्टेट लिस्ट में 66 विषय रखे गए हैं जिनमें से कुछ मैं आपको बता देती हूँ। पुलिस है, न्याय है, जेल है, स्थानीय स्वशासन, सिंचाई, सड़कें, ये सारे एक तरीके से MCD वाले जो काम होते हैं वो इस चीज़ में रखे जाते हैं। और समवर्ती सूची में 47 विषय हैं और क्षेत्रीय और संघीय दोनों की दृष्टि से इसको सामने रखा जाता है। और इसमें कुछ विषय क्या है, निवारक निरोध जो डिटेंशन एक्ट है, मैंने आपको जो भी पढ़ाए हैं, और विवाह विच्छेद, कारखाने, परिवार नियोजन, इस सब मतलब जैसे कि एक तरीके से घरेलू टाइप जो डोमेस्टिक टाइप चीज़ें आती हैं वो इस समवर्ती सूची में आ जाती हैं। जैसे डाइवोर्स है, शादी का है, निवारक निरोध डिटेंशन एक्ट्स है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और समवर्ती सूची के ये विषय केंद्र और राज्य दोनों के ही क्षेत्र अधिकार के अंतर में रखे गए हैं। ये भी बात आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद बात आती है भारतीय संविधान द्वारा शक्तिशाली केंद्र की स्थापना। ठीक है। इसमें ये बताया गया है कि अगर भारतीय संविधान और राजनीतिक व्यवस्था को एनालाइज किया जाए, उसका विश्लेषण किया जाए, या फिर मतलब इसको एनालाइज कर दिया जाए, अलग अलग रूप से देखा जाए, तो ये 2 प्रकार से बढ़ जाती है। पहला है भारतीय संविधान के अंतर्गत में एकात्मक तत्व, दूसरा है भारतीय संविधान के बहिरंग में एकात्मक तत्व, मतलब उसके अंदर में और उसके बाहर में। ठीक है। अब हम सबसे पहले देखते हैं जो आपका एकात्मक तत्व है, इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। फर्स्ट है एकहरी नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। संघात्मक संविधान में दोहरी नागरिकता पाई जाती है। अमेरिका में ऐसा ही है, लेकिन भारत में नागरिकता का संबंध संघ से है और राज्य की अपनी कोई नागरिकता नहीं है। हर जो मतलब राज्य है वो भारत को संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में समान अधिकार प्राप्त करता है। ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको यहाँ ये बताती हूँ, कनाडा को ले लो। आप कनाडा को अलग नाम से जानते हो, आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो पता भी नहीं होगा कि वो अमेरिका के अंदर है। ठीक है, अमेरिका का ही एक पार्ट है। तो अब यहाँ पर ऐसा है, कोई गुजरात को उसको सब क्या बोलेंगे, इंडिया की स्टेट है, वो कनाडा की तरह अलग नाम से नहीं जानेंगे। कि हाँ, बहुत से लोगों को तो ये लगता है कि कनाडा एक अलग कंट्री है, लेकिन वो एक अलग कंट्री नहीं है, वो अमेरिका के अंडर में ही आती है। और ये बात यहाँ पर इन्होंने बताई है कि दोहरी नागरिकता के एकहरी नागरिकता कि आप सिर्फ इंडियन ही कहलाओगे, चाहे गुजरात में रहो, दिल्ली में रहो, महाराष्ट्र में रहो या साउथ इंडिया की किसी जगह पर रहो। ठीक है, आप इंडियन ही कहलाओगे। दूसरी बात है शक्तियों का बंटवारा, केंद्र
केंद्र के पक्ष में, सेंटर इन फेवर ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन, कि हमारा जो संविधान है उसमें शक्तियों का बंटवारा इस तरीके से किया गया है जो सेंटर को एक स्टेट की अपेक्षा बहुत ज़्यादा शक्ति दी गई है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती है, ये बात मैंने आपको बताया था, ठीक है, उसको प्राइम मिनिस्टर हैंडल करता है। सो उसको सबसे ज़्यादा पावर दी गई है बजाय एक स्टेट गवर्नमेंट को। उसके साथ साथ संविधान एक महत्वपूर्ण विषय सूची में रखे गया है और संघ सूची में 97 विषय रखे गए हैं और संसद ही कानून बना सकता है, इसमें ये बताया गया है। समवर्ती सूची में 52 विषय, अभी मैंने पीछे आपको 47 बताया था लेकिन आगे चल के 52 हो गए थे, जस्ट वाई कि मैंने आपको 52 बता दिया, और इसमें 52 रखे गए हैं। और केंद्रीय संसद जो है वो राज्यों की विधानमंडल दोनों ही कानून बनाती है। तीसरा है राज्यों के लिए एक ही संविधान, सेम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनियन या फिर स्टेट, मतलब राज्य या फिर संघ के लिए। तो ये बताया गया है कि जो संघ प्रणाली है उसमें राज्यों के संविधान संघ का अलग होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं, लेकिन भारत में भारत के संविधान के अंदर संघ के संविधान के साथ साथ राज्यों के संविधान को भी सम्मिलित किया गया है, ठीक है। दूसरा है भारतीय संविधान के बहिरंग एकात्मक तत्व। सबसे पहले है प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व, प्राइम मिनिस्टर की पर्सनैलिटी, कि भारत के प्रधानमंत्री का जो व्यक्तित्व है वो बिल्कुल करिश्माती और प्रभावशाली माना जाता है, और जवाहरलाल नेहरू जैसे व्यक्तित्व वाले इंसान ने भारत को राजनीतिक स्थिरता प्रदान किया, और नेहरू के बाद प्रधानमंत्री पद पर मुख्य रूप से श्रीमती इंदिरा गांधी ही कार्य करती रही थी, उसके बाद बाकी सारे आगे आए। लेकिन देखा जाए तो एक तरीके से जिसने इंडिया की नींव रखी, जिसने इंडिया को संभाला, वो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर के रूप में देखे जाते हैं। अगर ये ऐसे नहीं संभाल पाते या कुछ नहीं कर पाते तो आज को आप लोगों को, हम सबको शायद आज़ादी भी नहीं मिल पाती। इतना जो हमें फैसिलिटीज़ दी गई हैं, प्रारूप समिति से पहले जो प्रपोजल जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, वो सारी चीज़ें जो जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी, ये चीज़ें प्रधानमंत्री के करिश्माती जो उनका व्यक्तित्व है वो दर्शाती हैं। दूसरा है एक दलीय प्रभुत्व। इसमें बताया गया है कि जो भारत की राजनीतिक कांग्रेस है उसके इर्द गिर्द घूमती रहती है, राजनीति जो है वो कांग्रेस के इर्द गिर्द घूमती रहती है, और कांग्रेस की प्रधानता का कारण उसके हाथ में सरकार की शक्ति होना था और एक प्रभावशाली नेतृत्व था। 1947 से 67 तक केंद्र और राज्यों में कांग्रेस दल की ही सरकार रही थी। 97 के बाद लगभग पूरे भारत में कांग्रेस दल का एक छात्र शासन स्थापित हो चुका था। आपने 12th में ये पढ़ा है, ठीक है। योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन, 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था, 12th में ये आपने पढ़ा है। और योजना आयोग पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन भी आता है हर बार 12th में, ठीक है। योजना आयोग को देश का एक विकास के संदर्भ में महत्वपूर्ण कार्य सौंपे गए हैं, और इसमें योजना आयोग ने अपने कार्यों का विस्तार किया और रक्षा को छोड़कर प्रशासन के सभी क्षेत्रों में एक भावी विकास का प्रमुख निर्णायक बिल्कुल वो बनकर सामने आ गया था, ठीक है। इसके बाद बात आती है संविधान ने एक शक्तिशाली केंद्रीय शासन की स्थापना क्यों की है। देखो क्यों की है। भारतीय संविधान एक अत्यधिक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार की स्थापना क्यों करता है। पहला है एकात्मक परिचायक, मतलब एकात्मक परिचायक में क्या बताया गया है, इसमें ये बताया गया है कि अंग्रेज शासन के काल में भारत में एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार की स्थापना रही है, और 1937 के अधिनियम ने अंग्रेजों ने भारत में एक संघात्मक शासन की शुरुआत कर दी थी, तो तभी उन्होंने प्रांतों को कड़े नियंत्रण में रखा। दूसरा है भारत की उन्नति, एडवांसमेंट ऑफ इंडिया। भारत की उन्नति में क्या बताया गया है कि जैसे पूरे भारत का जो आर्थिक उन्नति है उसके लिए केंद्र और शक्तिशाली बनना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए। संविधान सभा के सदस्य ये जानते थे कि जब तक केंद्र और शक्तिशाली नहीं बन पाएगा तब तक भारत को और उन्नति प्राप्त नहीं हो पाएगी। एकता को बनाए रखने का साधन शक्तिशाली केंद्र ने केवल ये दर्शाता है कि सारा भारत एक है और वो इस एकता की रक्षा भी करता है। जैसे मैंने आपको ये बताया कि कनाडा को नाम से जाना जाता है, लेकिन भारत के किसी स्टेट को बोल देंगे मैं दिल्ली से हूँ, मैं गुजरात से हूँ, लेकिन फाइनली कहाँ जाते हो, तान कहाँ पे टूटती है, इंडिया पे। हम इंडिया से हैं, ठीक है। ये नहीं बोला जाता यार मैं गुजरात का हूँ, बोलेंगे अरे गुजरात को तो इंडिया के ही तो हो ना। ये वाली बात यहाँ बताई गई है कि उसको एक मतलब एक यूनिटी के तौर पे रखा गया है स्टार्टिंग से। ये नहीं बोला गया कि आप कोई भी राज्य, अगर कोई भारत से कोई राज्य अलग होने की बात करता है तो मैंने आपको बताया है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट में कि NSA, RPF ये सारी चीज़ें ARPF वगैरह लगाकर उन चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। दूसरा है आगे हम पढ़ते हैं कि भारतीय संघ व्यवस्था में राज्य के क्या संबंध हैं।
कि देखो अमेरिका में संविधान के अलावा जिसमें सिर्फ केंद्र सरकार की शक्तियों को स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है, वो शक्तियां राज्यों को दी गई हैं। भारत के संविधान में सेंट्रल और स्टेट के बीच पावर्स का जो अलग अलग कैटेगरीज रखी गई है, वो एक अधिक निश्चित सुस्पष्ट एक प्लानिंग बनाई गई है कि हाँ, एक प्लानिंग के तौर पे दोनों आपस में लिंक्ड है। संविधान के आधार पर संघ और राज्यों के संबंध को 3 भागों में देखा जाता है: केंद्र तथा राज्य की विधायी संबंध, केंद्र तथा राज्यों के प्रशासनिक संबंध, केंद्र तथा राज्यों के वित्तीय संबंध। ठीक है, अब हम देखते हैं कि विधायी संबंध में क्या क्या है। विधायी संबंध में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची है, जो मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा और बता देती हूँ कि संघ और राज्यों के विधायी संबंध का संचालन 3 सूचियों के आधार पर होता है: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में आपको सारे 97 विषय दिए गए हैं और इसमें डाक, तार, टेलीफोन, बीमा, ये सारी चीज़ें जो थी उसमें ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। फिर संवैधानिक संशोधन हुआ था और 2016 में उसमें 101वां संवैधानिक जब संशोधन हुआ तो उसमें 97 से 98 ये संघ सूची हो गई थी, उसमें एक और ऐड कर दी गई थी। राज्य सूची, स्टेट लिस्ट में ये बताया गया कि 42 संवैधानिक संशोधन 1976 में, इसमें 4 विषय, शिक्षा, वन, जल, जंगली जानवर और पक्षियों की रक्षा के लिए भी इसमें ये चीज़ें ऐड ऑन कर दी गई थी और ये 59 इसमें चीज़ें बढ़ गई थी कि जंगली जानवर मर जाते हैं, कुछ हो जाते हैं, इन सब चीज़ों की रक्षा वक्षा करना, ये सारी चीज़ें। समवर्ती सूची में भी 42 जो अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, उसमें भी इसमें फौजदारी, निवारक, निरोध, विवाह, इन सबको हटा के 1-2 चीज़ें और ऐड की गई थी, तब ये 52 हो गई थी, जैसे मैंने आपको पीछे अभी बताया था। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस में बताया है कि जो भारतीय संविधान में 11 भाग हैं, उसके 2nd चैप्टर, दूसरे अध्याय में केंद्र और राज्य के एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस की चर्चा की गई है। एक प्रशासनिक संबंध के बारे में बताया गया है और आर्टिकल 73 जो है वो बोलता है कि केंद्र की जो प्रशासनिक शक्ति है उन विषयों तक सीमित है जिन पर संसद को विधि निर्माण प्राप्त है। ठीक है, विधि निर्माण, उसको विधि बनाने की, विधि मेकिंग, जो आपको मेथड मेकिंग्स बताए गए हैं वो वाली प्राप्त है। और इस प्रकार से संविधान के आर्टिकल 162 में राज्यों की प्रशासनिक शक्ति उन विषय की सीमित है जिन पर राज्य विधानसभाओं को कानून बनाने का अधिकार देती है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको ये बता दिया। तीसरा है वित्तीय संबंध, फाइनेंशियल रिलेशन क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल रिलेशन में ये बताया गया कि आपको केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व की साधनों का विभाजन एक आधारभूत सिद्धांत है, जैसे कार्य क्षमता, उपयुक्तता, ठीक है, और पर्याप्तता। इन तीनों उद्देश्यों को एक साथ ही प्राप्ति और बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि इन तीनों चीज़ों को एक साथ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और संविधान केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंध का निरूपण अलग अलग तरीके से करता है। पहला है कर और शक्ति का विभाजन। कर और शक्ति के विभाजन से भारतीय संविधान में वित्तीय प्रावधानों की 2 विशेषताएं दी गई हैं: संघ और राज्यों के बीच में निर्धारण की शक्ति का विभाजन और कर से प्राप्त आय का बंटवारा। दूसरा है करों में विमुक्ति। करों में विमुक्ति में क्या बताया गया है कि एक तरीके से जैसे राज्य जो हैं वो संघ की संपत्ति पर कोई कर तब तक नहीं लगा सकते हैं जब तक संसद विधि द्वारा कोई प्रावधान ना कर दे। इस प्रकार संघ सरकार भी राज्य संपत्ति की आय पर कर नहीं लगा सकती। ठीक है, उसके बाद है वित्तीय संकट काल। वित्तीय संकट काल में घोषणा की स्थिति में राज्यों की जो आय सीमा राज्य सूची के चर्चित करों तक सीमित रहती है और वित्तीय संकट का प्रवर्तन जो है वो प्रवर्तन काल में राष्ट्रपति को संविधान के उन सभी प्रावधानों को बिल्कुल रोकने का अधिकार है जो सहायता, अनुदान या फिर संघ के करों की आय में भाग बांटने से संबंधित होते हैं। केंद्र सरकार जो है वो एक तरीके से वित्तीय आपके मामलों में भी राज्यों के निर्देश बिल्कुल भी दे सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपका ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो गया और निष्कर्ष इसका ये निकलता है कि जो भारतीय संघवाद है वो सबसे अधिक बिल्कुल सही से एक फिलॉसफी के तौर पे, सिस्टम के तौर पे देखी जा सकती है और इसके अलग अलग कालों में इसके अलग अलग बिहेवियर को देखने को मिलते हैं। भारत में एक प्रकार का संघवाद नहीं है, बहुत अलग अलग प्रकार के संघवाद हैं और एक समय में अलग अलग राज्यों में केंद्र के अलग अलग प्रकार के संबंध रखे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पंचायत और नगर पालिका खत्म कर लेंगे और आज की क्लास को लेकर कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो या सजेशंस हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स या हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।